स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। आई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग का 500 MCQ सीरीज जो है लगातार हर दिन जो है हम लोग का क्लास हो रहा है। हम लोग हर दिन कुछ न कुछ जो है हर दिन कुछ क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। आज हम लोग जो है क्वेश्चंस आप लोग का जो है 211 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसके पहले जो है हम लोगों ने 210 क्वेश्चंस तक कर लिया है, जो कि हम लोग अपने आप में मतलब बहुत अच्छा सा एक फील भी हो रहा है कि चलिए हम लोग इतना क्वेश्चंस कर लिए हैं और सभी को अच्छे से बहुत ही बेहतरीन ढंग से किए हैं। विथ हर क्वेश्चन में अच्छे से कंसेप्ट को हम लोगों ने सीखा है। तो आई होप गाइज़ कि आप लोग को चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही हैं और इनका परिणाम भी आप लोग को कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। आपके एग्ज़ाम्स जब आप लेके ओवर होंगे उस वक्त आप लोग को ज़रूर इसका रिजल्ट ज़रूर अच्छा ही मिलेगा आप लोग को। तो आज हम लोग जो है चलिए जो है पार्ट नंबर 14 करेंगे और जो क्लास हो गया ये क्लास नंबर 33 है। देखिए क्लास नंबर जो है 20 से जो है WCS का पार्ट स्टार्ट हुआ है और उसके पहले जो है कुछ ट्रेड थ्योरी का कुछ क्वेश्चंस कुछ पार्ट्स आप लोगों को कराए गए थे, कुछ चैप्टर्स कराए गए थे जिसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो है सभी ट्रेडों के लिए कॉमन है। उस पर ITI टूल सभी ट्रेडों के लिए कॉमन है, ये 2 चैप्टर। उस पर 3rd चैप्टर में कराया था आप लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चौथा कराया था मैग्नेटिज्म कराया था। तो आप लोग जो है यदि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो आप लोग जो है वो चारों सब्जेक्ट जो है चारों चैप्टर्स को ज़रूर देखिए। और यदि आप दूसरे ट्रेड से यदि हैं तो आप लोग 1st और 2nd चैप्टर ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना लैंग्वेज भी बहुत सरल रखता हूँ और जो है डे टू डे लाइफ वाला एग्जांपल्स भी देता हूँ ताकि जनरल बच्चों को भी समझ में आ सके। तो आप लोग का एग्ज़ाम्स जो होगा उसमें आप लोग को ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, आई होप सो। और हम लोग जो है अब आगे का जो है कुछ पार्ट्स करते हैं। और आज का जो क्लास है हम लोग का आज का जो क्लास है वो हीट एंड टेम्परेचर का जो हम लोग जो पार्ट्स कर रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे, ठीक है। लाइक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये सब भी हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे और फिर आज जो है इस क्लास को आज जो हम लोग का ये चैप्टर है इसको हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो है कल एक न्यू चैप्टर फिर से स्टार्ट करेंगे और फिर उस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं या फिर क्वेश्चंस जितने भी प्रकार के MCQ बनते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को मैं कराऊंगा। दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चंस का कलेक्शन कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछे या फिर NCVT एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उनका कलेक्शन है। और NCVT का मॉडल जो क्वेश्चन है उसका भी दिया हुआ है जो कि इस बार CVT एग्जाम्स जो लिया जा रहा था उसका भी है। तो चलिए गाइज हम लोग जो है आज अपना जो कारवां है इसको आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 211 से लेकर के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 211 क्या कहता है। 211 नंबर कह रहा है कि कन्वर्ट -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, तो इनटू केल्विन स्केल। आपको क्या करना है कि केल्विन स्केल में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक। तो सभी बच्चे इसको कन्वर्ट कर पाएंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं पिछले क्लास में जो बच्चे देखे होंगे क्लास उनको मैं बताया था कि जो हमारा जो रिलेशन होता है, ठीक है, उस रिलेशन के तहत हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला। यदि हम लोग बात करेंगे सेल्सियस का और केल्विन का, ओके, तो सेल्सियस और केल्विन के जो बीच जो रिलेशन हमारा आएगा तो होता है C/5, ओके, C/5 इज इक्वल टू K - 273 डिवाइड बाई 5। बीच में फ़ारेनहाइट का था और रिमर का था, तो उसका अभी मुझे काम नहीं है क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पूछा गया, इसलिए मैंने इन दोनों टर्म्स का यूज किया। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि C और K का रिलेशन जो है किस तरह से रहता है, आपको क्या याद रखना है, ठीक है। ये देखिए 5 से ये 5 कट गया, है ना, क्या आ गया C इक्वल टू K - 273। तो यदि आप ये फार्मूला भूल रहे हैं तो आप इस तरह से फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ये जो पूरा जो प्रॉपर जो टॉपिक मैं आपको लिखवाया था आपको फिर से एक बार लिख देता हूँ, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, आपको हमेशा काम आएगा। C/5 इक्वल टू F - 32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K - 273 डिवाइडेड बाय 5। यही पूरा रिलेशन है। इसमें जितना भी टेम्परेचर का क्वेश्चन आपको देगा वो आप लोग इजीली बना लीजिएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का देगा तो ये बना लीजिएगा, फ़ारेनहाइट का र्यूमर से देगा तो ये बना लीजिएगा, केल्विन का यदि सेल्सियस देगा तो बना लीजिएगा, केल्विन का यदि फ़ारेनहाइट देगा तो बना लीजिएगा, केल्विन का र्यूमर से देगा तो नहीं बना लीजिएगा, फ़ारेनहाइट का र्यूमर से देगा तो भी बना लीजिएगा, फ़ारेनहाइट का केल्विन से भी, जिसका भी कन्वर्सन जिससे पूछ ले उससे आपको मतलब नहीं है। 2 के बीच पूछेगा ये दोनों उठा लीजिए, इन दोनों के बीच पूछेगा ये दोनों उठा लीजिए, यदि फॉरेन इसका पूछ दिया इसका पूछ दिया दोनों उठा लिए। तो मैं अभी जो हूँ K - 273/5 इज इक्वल टू C/5 करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ओके।
तो देखिए आइए यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो हमारा रिलेशन क्या आया बताइए? हमारा रिलेशन आ गया आपका के सी इक्वल टू के माइनस 273। ओके, सी इक्वल टू के माइनस 273। वैल्यू किस में दिया है? सेंटीग्रेड में दिया है माइनस 273। तो सेल्सियस की जगह रख देते हैं। ये जो हमारा सेल्सियस है यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ओके, क्या रखूँगा? माइनस 273 डिग्री। ओके, माइनस 273 डिग्री रख दिया यहाँ पे। और इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू के माइनस 273, यही तो है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म को इधर भेज दीजिए तो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो k बराबर क्या होगा बोलिए? k बराबर क्या होगा? k इज इक्वल टू हो जाएगा 273। ओके, ये वाला टर्म उधर जब गया, इस साइड जब गया तो क्या हो गया? प्लस में बन गया 273 डिग्री, और ये वाला टर्म तो माइनस में है, तो माइनस 273 डिग्री। तो देखिए प्लस वैल्यू और ये माइनस वैल्यू क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आ गया? 0 डिग्री आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया? 0 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस का केल्विन स्केल में वैल्यू कितना होता है? तो 0 डिग्री केल्विन होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। बहुत अच्छा, चलिए तो 211 का ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री केल्विन आंसर आ गया। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोल रहा है कि 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा? सेल्सियस में पूछा गया है ना? सेल्सियस में आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, और फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया है 20 डिग्री दिया हुआ है। तो बस वही फंडा अपनाएंगे हम लोग और उसी फार्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला का? जो मैं बताया था, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। F का वैल्यू 20 है, यहाँ रखेंगे 20, रखते हैं। C/5 इज इक्वल टू 20 माइनस 32/9 है ना? इसको चलिए अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो इसका साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोना कोनिया इसका इसके साथ हो जाएगा। तो 9C इज इक्वल टू, अब ये 5 का 20 के साथ गुना कीजिए और 32 के साथ, तो उससे पहले जो है 20 और 32 को सॉल्व कर लिएगा तो -12 हो जाएगा, है ना? तो -12, ये 5 जो है ऊपर चले गया तो हो गया इतना। सॉल्व करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में जब निकालेंगे वैल्यू, बराबर क्या होगा? -12 गुना 5 और डिवाइडेड बाय 9। ये कटेगा 3 से, 3 तिया 9, ये कट जाएगा 4 से, 4 तिया 12। ओके, तो आंसर कितना आया सॉल्व करने पे? हमारा आ गया -20 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर देखिए होगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं ना कहीं जरूर होगा। सॉरी, एक सेकंड, यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऊपर का वैल्यू है ना, डिवाइड बाय 3 भी तो बचा है, ये 3 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसी को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा -6.67 आएगा, समथिंग 6.67 ओके डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर होगा। आई बात समझ में? मैं 3 जो है 3 से डिवाइड नहीं कर रहा था, 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ओके चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। कितना आ गया आंसर? ऑप्शन आ गया आपका डी, आंसर आ गया डी नंबर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत ही आसान है। रिलेशन आप याद रखिए, क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बताया था कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का कॉमन टेम्परेचर क्या है, जहाँ की दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस। उस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि केल्विन में और सेल्सियस में कॉमन टेम्परेचर बताइए जिसमें कि वो दोनों का मान क्या होता है? समान होता है। तो क्या कीजिएगा उसके लिए? देखिए इसी क्वेश्चन पे आइए, इसी पे मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। यही रिलेशन है ना, ये रिलेशन है C इक्वल टू K माइनस 273, C इक्वल टू K माइनस 273। तो हम ले लेते हैं कुछ जो है कॉमन टेम्परेचर कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं x, तो इसको में भी x मानना पड़ेगा, x माइनस 273। इसको सॉल्व करेंगे, जब ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू -273 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सेल्सियस और केल्विन के बीच ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है, ऐसा कोई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर नहीं है जहाँ की दोनों का वैल्यू समान हो जाए, जहाँ की दोनों का वैल्यू समान हो जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि
सेल्सियस का जो वैल्यू अपर लिमिट जो है वो 100 में ही खत्म हो जा रहा है, 100 डिग्री तक में खत्म हो जा रहा है। लेकिन केल्विन की बात करें तो केल्विन तो 273 से स्टार्ट हो रहा है, 273 से स्टार्ट हो रहा है, आइए 100 में ही खत्म हो जा रहा है। तो बीच का कोई वैल्यू तो कॉमन आ नहीं रहा है। मान लिया जाए केल्विन का यदि 50 से स्टार्ट होता और सेल्सियस का अपर लिमिट जो था 100 था और इसका लोअर लिमिट केल्विन का 50 था, तो कुछ तो कुछ कॉमन आता, तो वो पॉइंट पे वो दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री पे होता है, लेकिन सेल्सियस और केल्विन पे कोई भी कॉमन टेम्परेचर नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बनाया जा सकता है। ऐसे ये क्वेश्चन मेरे दिमाग का था, मेरे दिमाग का ये क्वेश्चन जनरेट किया हुआ। आप लोग भी इस तरह से क्वेश्चन कुछ जनरेट कर सकते हैं और इस तरह का क्वेश्चन पूछ भी सकता है। कोई बड़ी बात तो है नहीं, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 213 नंबर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 213 नंबर क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड बाय मरकरी थर्मोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है मरकरी थर्मोमीटर जो होता है वो कितना अधिकतम टेम्परेचर मेजर कर सकता है। आप लोग बताइए 213 का आंसर क्या हो जाएगा। 213 का आंसर सभी लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मरकरी थर्मोमीटर जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो मेजर कर सकता है वो है 300 डिग्री। ओके, कितना कर सकता है, 300 डिग्री तक मरकरी थर्मोमीटर मेजर कर सकता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर ही आधारित कुछ बातें हैं, जैसे कि मरकरी थर्मोमीटर से रिलेटेड इसमें हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है। ठीक है, तो मरकरी थर्मोमीटर के यदि मैं बात करूँ तो एडवांटेज की यदि बात करूँ, उसका कुछ विशेषता के बारे में यदि मैं बात कर लूँ तो विशेषता देखिए क्या है मरकरी थर्मोमीटर के बारे में। पहला तो यह है कि मरकरी थर्मोमीटर का जो है ग्लास ट्यूब में जो इस्तेमाल किया जाता है मरकरी थर्मोमीटर का, मरकरी थर्मोमीटर के अंदर मरकरी का जो प्रयोग किया जाता है, पारा जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वो एडवांटेज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो वाल होता है, जो दीवार होता है वो ग्लास का, उसमें चिपकता नहीं है। क्या होता है, पहला तो ये स्टिक नहीं करता है, चिपकता नहीं है। ठीक है, दूसरा बात यदि मैं करूँ तो ये जो ऊष्मा होता है, जो हीट होता है, ठीक है, हीट का अच्छा क्या होता है, आपका सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। हीट का ये सुचालक होता है, हीट का कंडक्टर होता है। मतलब हीट ये एब्जॉर्ब नहीं करता है खुद में, ये हीट जो है मतलब ट्रांसमिट करता है, हीट को आगे बढ़ने देता है। जैसे लकड़ी क्या करता है, हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देता, हीट को रोक देता है, कुचालक होता है। लेकिन जो मरकरी होता है वो हीट का कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूँ तो देखिए पारा का जो होता है ना, पारा मरकरी का एक विशिष्ट कलर होता है, ग्रे टाइप का एक कलर होता है, मिल्की टाइप का थोड़ा कलर होता है, आप लोग देखे भी होंगे थर्मोमीटर में। तो इसी कारण से जो है उसका एक पर्टिकुलर कलर के कारण उसको ईजिली जो है पढ़ा जा सकता है। ट्यूब जो होता है, थर्मोमीटर होता है, उसमें ईजिली आप उसको रीडिंग कर सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तो मतलब रीडिंग पॉइंट एक हो गया, रीड कर सकते हैं आसानी से। ओके, और बात करें यदि चौथे पॉइंट का, तो ये जो है ना जनरली शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, किस अवस्था में पाया जाता है, शुद्ध में पाया जाता है। जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है, जिसको कि ओर कहते हैं, अयस्क के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है। उसी तरह से ये भी मरकरी जो होता है ये भी एक अयस्क फॉर्म होता है, लेकिन जनरली जो होता है ये शुद्ध रूप में मैक्सिमम जो हम लोग को मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। ठीक, अब यदि ये तो हो गया क्या इसका आपका, हाँ, और एक इसमें पॉइंट और भी है कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका जो है, ठीक है, यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करेंगे तो ये एक समान बना हुआ रहता है। ओके, एक समान इक्वली, तो जैसे जैसे हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ेगा उस हिसाब से जो है इसका ट्यूब के अंदर रीडिंग भी बढ़ेगा। ठीक, ये हो गया। चलिए अब हम लोग यदि बात करें इसका डिसएडवांटेज का, ये तो हम लोग बात कर लिए क्या इसका गुण के बारे में। अब अवगुण के बारे में बात करने मतलब डिसएडवांटेज के बारे में यदि बात करें तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट यह है कि इसका जो जमाव बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो क्या कहते हैं, जमाव बिंदु, ठीक है, जमने वाला जो बिंदु होता है वो होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
यदि इसके वैल्यू इतना तापमान के नीचे यदि आप कोई वैल्यू को मेजर कीजिएगा, या फिर इस थर्मोमीटर को, मरकरी थर्मोमीटर को यदि ऐसे जगह में आप ले गए जहाँ का तापमान -39 डिग्री सेल्सियस से कम है, माइनस वैल्यू लगाए हैं, तो थर्मोमीटर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो पारा है ना वो जम जाएगा। जैसे पानी कैसे जम जाता है, बर्फ बन जाता है 0 डिग्री तापमान पर, उसी तरह से जो मरकरी है वो भी जम जाएगा -39 डिग्री तापमान। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया ना, कि ज़्यादा हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, -39 डिग्री सेल्सियस के यदि और हम लोग नीचे चल जाएँ, ठीक है, जैसे कि -40 डिग्री सेल्सियस में, तो ये काम करना बंद कर जाएगा, वहाँ पे वो जम जाएगा। आ गया बात समझ में। और दूसरी बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पारा का वो होता है 357 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 357 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे 357 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाले काम में, यदि इसका इस्तेमाल जहाँ किए, कि पारा क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा। वो रीडिंग क्या बताएगा, वो खुद उबलने लगेगा। आया बात समझ में। इसलिए इसको हम लोग, जिसका लिमिटेशन क्या है, बस इसका लिमिटेशन इतना भरिए, मतलब इतना के बीच यदि टेम्परेचर है तो ही आप मरकरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। फिर दूसरे तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है फिर। ठीक है, अल्कोहल थर्मोमीटर, इन सब का भी यूज किया जाता है उनके। तो देखिए थर्मोमीटर का एक सबसे सिद्धांत क्या है, कि किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, जो उसके थर्मोमीटर के अंदर जो भी आप इंडिकेटिंग मटेरियल डाले हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना ये देख लेते हैं पहले कि हाँ, यदि मान लिया जाए कि मेटल को आप गला रहे हैं, मेटल को, कोई धातु को यदि गला रहे हैं, तो गला रहे हैं तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा गलाने में जो है ये होता है, हीट चाहिए होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग मेटल्स का जो है, जो आपका उबाल बिंदु होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उस केस में हम लोग इस थर्मोमीटर का यूज कभी नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या होगा, मरकरी और थर्मोमीटर सब खत्म हो जाएगा, वो भी उबलने लगेगा। आया समझ में। तो यहाँ पे भी जो आपका आंसर जैसे था, उसका भी एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आप चलते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 300 डिग्री तक दिया हुआ है, 300 डिग्री सेल्सियस तक वैल्यू दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ के हिसाब से है, लेकिन यदि मान लीजिए ये 300 नहीं दे करके 300, ठीक है, 355 देता तो भी हो जाता, क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो वैल्यू है, मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू है कितना है, बॉइलिंग पॉइंट का 257 है। तो इसको बिलो वाला वैल्यू सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको 2 ऑप्शन इस तरह से मिल जाए तो क्या कीजिएगा, 355 एक ऑप्शन मिल जाता और फिर एक 300 मिल जाता, तो आप किस में मारते हैं, तब आप इसमें मारते हैं 355 में, क्योंकि 357 तक ये मेजर कर सकता है। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 214 कहता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तापमान मापने के उपकरण का नाम क्या है, वो आपसे पूछा गया है। कुछ बच्चों को पता होगा, वो लोग, आप लोग आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए मैंने आप जो है इसको जूम कर दिया है, अब आप लोग इसका बताइए कि ये क्या कहा जाएगा। इसको ऑप्शंस आपको पढ़ देता हूँ। ऑप्शंस कह रहा है, पहला ऑप्शन है वेपर प्रेशर थर्मोमीटर, बायमेटेलिक थर्मोमीटर, रेडिएशन पैरोमीटर, उसके बाद थर्मो इलेक्ट्रिक पैरोमीटर। देखिए पैरोमीटर पहले समझिए क्या होता है। पैरोमीटर जो होता है वो अधिक टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए उपकरण है। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि जो मरकरी थर्मोमीटर होता है उसका लिमिटेशन है कि नहीं, जैसे कि 357 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आप नहीं मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अल्कोहल थर्मोमीटर भी होता है, उसका भी कुछ लिमिटेशन है। लेकिन ये जो पैरोमीटर होता है ये उच्च तापमान को मेजरमेंट करने के लिए, हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका जो फिगर जो दिखा रहा है ये आपका है बायमेटेलिक थर्मोमीटर। बायमेटेलिक थर्मोमीटर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, थर्मोकपल के सिद्धांत पे इसका इस्तेमाल करके इन पैरोमीटर्स का जो है निर्माण किया जाता है। ओके, तो आएगा कंसेप्ट कि कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कहिएगा कि थर्मोकपल पे करता है। ठीक है, थर्मोकपल। ओके, प्रिंसिपल ये दे पूछा तो इसमें मुख्य जो बात था ये था आपका कि बायोमेटेलिक थर्मोमीटर जो है एक प्रकार का पैरोमीटर है जो कि ऊंचे तापमान को मेजरमेंट करने में इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से थर्मो इलेक्ट्रिक पैरोमीटर भी होता है, उसको तो ऑप्टिकल पैरोमीटर भी होता है। ठीक है, जहाँ की लाइट का इस्तेमाल किया जाता है
ऑप्टिकल्स का यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 215 नंबर क्वेश्चन ये क्या आता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ रेड हॉट मेटल अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान को नापने के लिए ये सब का इस्तेमाल कहाँ होता है? एक तरह से जहाँ कारखाना होता है, जहाँ की भट्टी होता है, ठीक है, लोह भट्टी, ये सब जो भट्टी होता है वहाँ पे इन सब चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े कारखाना में मेटल को जहाँ पे गलाया जाता है, धातु को जहाँ गलाया जाता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रेड हॉट मेटल्स का जहाँ 3000 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान, उतना का वैल्यू मेजर करना है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज कीजिएगा? तो इसके लिए हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, रेडिएशन पायरोमीटर्स का हम लोग यूज करते हैं। वहाँ पे बायोमेटेलिक थर्मामीटर भी फेल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस यही है, समझिए 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलने लगता है, उबलने लगता है। 3000 की यहाँ बात हो रही है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? रेडिएशन थर्मामीटर। और रेडिएशन, कन्वेक्शन, ठीक है, इन सब के बारे में मैं अभी थोड़ा सा मैं समझा दूंगा आप लोग को, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में। तो समझ में आ गया, 3000 के ऊपर क्या कीजिएगा? रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, इसी के बारे में कह रहा था, विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, फिजिकल कॉन्टैक्ट के जरिए कौन सा जो है हीट ट्रांसमिशन होता है? मतलब देखिए, किस प्रकार की ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है। मतलब संचरण जो होता है हीट का, ऊष्मा का जो संचरण होता है, ऊष्मा का जो ट्रांसमिशन होता है, जो ऊष्मा जो बढ़ता है, वो किस फिजिकल कांटेक्ट के जरिए होता है, उसको क्या कहते हैं? पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन और चौथा है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है ये वाला जो पार्ट है, ये आपका हो गया लाइट चैप्टर का, ये पार्ट हो गया लाइट से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये लाइट प्रकाश का पार्ट है, ये तो ऑप्शन कदापि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात चल रहा है हीट का, बात होगा इन्हीं तीनों में से। तो हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग विस्तार से अच्छे से समझते हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो एक तरह से समझिए टॉपिक क्या हो गया, ऊष्मा का संचरण या फिर ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ओके, तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट तीन प्रकार से होता है, तीन टाइप से, तीन प्रकार से होता है। पहला है आपका चालन। ओके, पहला क्या है? चालन, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। अब देखिए, जनरली कंडक्शन जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है। कंडक्शन का जो प्रॉपर्टी है, कंडक्शन जो ट्रांसमिशन होता है हीट का, वो आपका सॉलिड के केस में, मेटल्स के केस में जनरली होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, समझिए, मेटल है, मेटल के अंदर बहुत सारे अणु हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अब एक दूसरे से सटा हुआ है मॉलिक्यूल, है ना। जब आप एक छोर में हीट दीजिएगा, एक छोर में जब ऊष्मा दीजिएगा, तो ये मॉलिक्यूल जो पहला वाला मॉलिक्यूल है वो गर्म होगा। फिर ये जो अपना हीट, जो ये गर्म होने के बाद क्या करेगा, बगल वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, बगल वाला जो मॉलिक्यूल है उसको भी क्या करेगा, वो गर्म करेगा। बात आ रही है समझ में? ये मेटल है मेरा, ये पहला मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, इससे सटा हुआ जो मॉलिक्यूल है इसको भी क्या किया, गर्म किया। उसी तरह से फिर ये तीसरा जो मॉलिक्यूल इससे सटा हुआ है इसको भी क्या करेगा, गर्म करेगा। इस तरह से जो इसका अणु सब है, धीरे 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 हीट क्या होगा, ट्रांसफ़र होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मगर जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, वो उठ करके ये मॉलिक्यूल यहाँ नहीं पहुँच जाएगा। ये एक छोर है मेटल का, ये दूसरा छोर है। मान लेते हैं एक रड ले लिए हैं हम लोग, ठीक है, एल्युमिनियम का, कॉपर का, कोई भी चीज़ का रड ले लिए हैं, तो इस जगह पे हीट दे रहे हैं, इस जगह हम लोग क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल मेरा गर्म हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल गर्म होकर बगल वाले को ट्रांसफ़र कर दे रहा है हीट। फिर ये भी, इससे भी थोड़ा सा हीट बगल में जा रहा है। इससे बढ़ते बढ़ते इस छोर तक भी हमको लोहा जो है या फिर जो मेटल है वो गर्म महसूस होता है। इधर गर्म करते हैं लेकिन महसूस यहाँ होता है कि यहाँ तक हीट होने लगता है। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। कंडक्शन प्रॉपर्टी चालन विधि में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स या अणु जो है उठ करके इधर उधर नहीं जाता है, वो अपने से बगल जो से सटे हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीट धीरे धीरे ट्रांसफ़र करते जाता है। लो भाई तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, ऐसे करके एक छोर में लास्ट छोर तक भी इसी तरह से हीट क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये हीट का क्या हो गया, ऊष्मा का संचारण का ही तो एक प्रोसेस है।
क्या हो रहा है, हीट मेरा ट्रांसमिट कर रहा है एक पॉइंट से, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। यही हो गया कंडक्शन। बात आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए रोटी जो बनाते हैं तावा पे चढ़ाते हैं चूल्हा पे, अगर हैंडल टूट जाएगा उसका तवा का, पकड़ भी नहीं पाइएगा उसको, उसका जो पकड़ने वाला जो हैंडल होता है, हैंडल यदि टूट गया तो हैंडल टूटने से क्या होगा कि मेटल वाला पार्ट आ जाएगा, उसको छूइएगा बहुत ज़्यादा गर्म। एक कढ़ाई जो होता है आपका, जो घर में जो यूज करते हैं, उसको चढ़ाते हैं चूल्हा पे, उसके बाद कुछ देर बाद इतना गर्म हो जाता है कि वो जो साइड में पकड़ने के लिए आपको कुछ कपड़े का यूज किया जाता है। क्यों? यहाँ पे इसी प्रोसेस का यूज होता है, यहाँ पे कंडक्शन ही काम में आता है। चलिए पहला समझ में आ गया आप लोग सभी को। अब चलिए हम दूसरा हम लोग बात करते हैं संवहन, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है कन्वेक्शन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन। इसको भी अच्छे से समझिए। कन्वेक्शन जो प्रोसेस है जनरली लिक्विड के केस में यूज होता है। ऐसे प्रिसाइज होके मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको एग्जाम्पल दे के जब समझाऊंगा तो आप लोग भी इस चीज़ों को समझिएगा कि लिक्विड जो होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हम मान लेते हैं, एक क्या है मेरे पास, एक बीकर है, एक मेरे पास पतीला या कोई भी चीज़ कहिए है, उसको मैंने क्या किया, हीट देना चालू किया, नीचे से उसको चूल्हा पे चढ़ा दिया। अब इसमें क्या कर दिया, पानी भर दिए हैं, है ना। पानी भरते हैं, देखते हैं कुछ समय के बाद ये पानी जो है ना हीट होकर के गर्म हो जाता है। ये पानी पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये कैसे होता है? यहाँ पे संवहन प्रोसेस जो होता है यहाँ पे यूज में आता है। देखिए पानी जब आप भरते हैं तो पानी का क्या है, ये मॉलिक्यूल है। यहाँ भी तो मॉलिक्यूल होगा, वाटर का, सभी चीज़ का मॉलिक्यूल होता है ना। जैसे मेटल का मैं मॉलिक्यूल बताया था, अणु बता रहा था, वाटर का भी ये अणु है। तो देखिए नीचे भी कुछ अणु है और कुछ ऊपर भी अणु है, मतलब पूरे पानी में अणु है, तभी तो पानी है। ठीक, जब ये हीट जब मिलता है इस अणु को, मान लीजिए जब हीट मिला, नीचे है, क्या होगा, हीट मिलेगा, ये अणु क्या करेगा, ये हीट लेगा और गर्म हो गया ये अणु, ये क्या करेगा, चल जाएगा ऊपर, क्योंकि गर्म चीज़ हल्का होता है, ऊपर चल गया, इस जगह आ गया। अब ये जगह तो खाली हो गया मेरा, ये खाली जगह को कौन भरेगा, ऊपर का जो ठंडा वाला अणु है वो यहाँ आके फिल कर लेगा इस जगह को। और फिर थोड़ा देर बाद क्या होगा, ये भी गर्म हो जाएगा, ऊपर से जो ये नीचे आया ये भी गर्म होगा, और फिर ये भी गर्म होकर फिर कहाँ चल गया, ये भी ऊपर चले गया। उसी तरह से यहाँ भी कुछ मॉलिक्यूल होंगे, वो भी नीचे फिल करेंगे जगह को, जैसे ही ये वाला गर्म होगा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अणु जो है जगह अपना बदल रहा है, नीचे से ऊपर चल जा रहा है गर्म होकर, फिर ऊपर वाला जो ठंडा वाला था वो नीचे फिल कर जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं, इस प्रोसेस में पूरा जितना भी अणु है, जितना भी मॉलिक्यूल है, सभी एक एक बार जा करके चांस मारता है, नीचे जाता है, गर्म होकर ऊपर आता है। इस तरह से सभी मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और जब सभी मॉलिक्यूल एक तरह से गर्म हो जाते हैं, सभी अणु जब गर्म हो जाते हैं, तो क्या होता है, पूरा पानी हमारा जो है गर्म हो जाता है। ये चीज़ है, आ रहा है समझ में, ठीक ना। तो यही चीज़ है। कई बार देखे होंगे जब पानी जब ठंडा करते हैं तो ऊपर का सतह वाला जो पानी होता है, ऊपर वाला तो हल्का सुसुम रहता है, हल्का गर्म, पूरा ठंडा होने लगता है जब पानी, तो नीचे का लेकिन फिर भी ठंडा ठंडा पानी होता है, लेकिन ऊपर का पानी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि जो हल्का अणु होता है वो ऊपर उपला जाता है, ऊपर आ जाता है, इस वजह से ऊपर का पानी गर्म लगता है, नीचे का पानी हल्का ठंडा रहता है। आ गया समझ में बात। तो संवहन प्रोसेस जो है, संवहन प्रोसेस या कन्वेक्शन प्रोसेस जो है लिक्विड के केस में होता है, जहाँ की अणुओं का जो है ट्रांसफर होता है, ऊपर नीचे करता है, घूमता है। लेकिन जब मैं कंडक्शन की बात किया तो वहाँ पे अणु अपने जगह पे थे, अणु कहीं नहीं हिल रहा था, अणु अपने जगह पर स्थिर था। लेकिन यहाँ पे अणु जो है डांस कर रहा है, ऊपर नीचे दिस दैट दाएँ बाएँ कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ में बहुत अच्छे तरह से। चलिए अब हम लोग लास्ट बात कर लेंगे 3 नंबर, जिसको कि हम लोग कह रहे हैं क्या, हाँ चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं। 3 नंबर होता है विकिरण। क्या कहते हैं, विकिरण, या इंग्लिश में जो कहते हैं रेडिएशन, इंग्लिश में रेडिएशन। देखिए इसमें यदि मैं बात करूं, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उन 2 पहले वाला था, उसमें क्या था, सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए, ठीक है, सॉलिड लिक्विड। अच्छा, जैसे कि मैं आपको कन्वेक्शन बता रहा हूँ, कन्वेक्शन में गैस भी हो जाएगा, सिर्फ लिक्विड नहीं बोला, इसलिए मैं कहा कि मैं प्रिसाइज होकर नहीं कर रहा हूँ कि लिक्विड के केस में होता है, वो आपका जो है गैस के, वायु के केस में भी होता है, ठीक है, वेपर के केस में भी हो सकता है।
विकिरण। अब विकिरण में क्या होता है ना कि इसमें कोई रेडिएशन जो होता है, इसमें कोई भी आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना सॉलिड का, ना लिक्विड का, ना गैस का, किसी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होता है, तो मैं इसमें आप लोग को ये बताऊंगा कि जब माध्यम नहीं होगा तो फिर कैसे भाई हीट ट्रांसफर कैसे होगा। तो इसमें आप लोग को पता होगा जो विकिरण होता है, जो कि हीट रेडिएशन जो कहते हैं, उष्मा विकिरण या फिर रेज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। उस किरण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ऊष्मा ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, जो हमारा सन होता है, ठीक है, जो सन होता है, जो हमारा सूर्य होता है, ओके, सूर्य का हीट हम लोग जब बाहर निकलते हैं धूप में हम लोग को महसूस होता है बहुत ज़्यादा गर्मी टाइप का। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का जो किरण होता है, रेज जो होता है, रेज, उसी रेज में जो है हीट ट्रांसफ़र होकर के हम तक पहुंचता है। तो हीट ट्रांसफ़र होने का मीडियम कौन सा हो गया, यहाँ पे रेज हो गया, यहाँ क्या हो गया, किरण हो गया, ओके। किरण के जरिए हीट जो है ट्रांसफ़र होकर के एक जगह से दूसरे जगह जाता है, संचरण करता है। आ रहा है समझ में? दूसरा एग्जाम्पल, आप लाइक जलाते हैं कुछ, जैसे मान लिया जाए गैस चूल्हा जलाते हैं या कोयले का आग देते हैं या फिर लकड़ी जलाते हैं, तो देखेंगे पूरा जो लौ जो जलता है, पूरा एकदम हो करके जो लौ जलता है, दूर में ही रहिएगा धौंक आता है, ठीक है, दूर में ही रहिएगा, लगेगा पूरा आग जैसा कि बगल में पूरा एकदम धौंक पूरा आता है, पूरा ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो किरण, विकिरण जो है, वहाँ का रेडिएशन जो है उस आग से निकल करके किरण के रूप में उसमें हीट कंटेन करके, ठीक है, वो आप तक पहुँचता है हीट उसका। तो इस वजह से तो विकिरण आप लोग को समझ में आ गया, और कन्वेक्शन और कंडक्शन भी आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो देखिए, इसका यदि आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलिए, वेरी नाइस। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस में और थोड़ा आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्या है देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर जो था क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। फिजिकल कॉन्टैक्ट के जरिए बोल रहा है, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट के जरिए कौन सा हो जाएगा, 216 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसको क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। कंडक्शन में फिजिकल कॉन्टैक्ट का जरूरत पड़ता है, जैसे कि आपका मेटल्स के केस में। अब देखिए, अब है कि विच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक प्लेस अपवार्ड फ्लो बाय अपवार्ड फ्लो, ठीक है। क्या कर रहा है, किस प्रकार की ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होती है। ऊपर की ओर, अभी बता रहा था, नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर चल जाता है, ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल, ठंडा मॉलिक्यूल नीचे आ जाता है, तो वो किस केस में था, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या रिफ्लेक्शन। तो ये मैं बताया था आप लोग को, क्या कंडक्शन मेटल के केस में था, और फिर इधर जो वायु या फिर जो आपका लिक्विड के केस में कन्वेक्शन था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 218 नंबर देखिए, कुछ है नहीं इसमें, बस ऐसे बड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। विच वन ऑफ द रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन, बोल रहा है कि ऊष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है। रेडिएशन मैं आपको पढ़ाया, आदमी अच्छे से पढ़ाया आप लोग को, रेडिएशन विधि। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, इसका ऑप्शंस थोड़ा पढ़ देता हूँ, आप लोग भी सुन लीजिए। पहला कहता है कि एक लोहे की रड को उसके एक सिरे से गर्म किया जाता है और दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचार किया जाता है। ये तो रेडिएशन में नहीं होगा, ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किसमें, कंडक्शन में, है ना। ये हो जाएगा किसमें, कंडक्शन में हो जाएगा, है ना, कंडक्शन पहला। दूसरा बात करें यदि ये वाला बी का, तो देखिए बी में कहता है कि पानी गर्म करने पर ठंडा पानी ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है। अभी बता रहे थे क्या हो जाता है, कन्वेक्शन। एक तरह से एग्जाम्पल भी है उन सब चीज़ों का। तो ये भी नहीं होगा, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑन हीटिंग गैसेस हीट ट्रांसमिटेड टू सराउंडिंग्स, ठीक है। गैसों को गर्म करने पर ऊष्मा का संचार वातावरण में होता है, तो ये वाला भी पार्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं, द हीट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस, ठीक है। क्या है, सूर्य से ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है, जाहिर सी बात है
सूर्य का जो किरण होता है उसमें हीट होता है, उसमें उष्मा होता है, और वही किरण जो है हीट उसमें कंटेन होकर के हम लोग तक पहुंचता है अंतरिक्ष होते हुए। तो यही क्या हो जाएगा, रेडिएशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो सूर्य का जहाँ तक बात होगा या फिर आग जल रहा है उसका लॉ का बात करेगा, ठीक है, तो उस सब आपका रेडिएशन का कैटेगरी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये जो मैं बताया हूँ मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हीट का है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट करते हैं, 219 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज कॉल्ड इफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड एक्सपेंड व्हेन हीटेड। देखिए सॉलिड, या फिर इसको पढ़ देता हूँ दूसरा, यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई यदि बढ़ रही है, ठोस कोई है, ठीक है, ठोस है और उसका लंबाई लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, इतना था ये हो गया, लंबाई में यदि बढ़ गया तो उसको क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार कहेंगे, सुपर फसलेन प्रसार कहेंगे, एक्सपेंशन, क्यूबिकल घनीय कहेंगे, या फिर एरिया एक्सपेंशन क्या कहेंगे। देखिए लीनियरली हो रहा है ना, लेंथ में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका लीनियर हो जाएगा। ठीक है, रेखीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेखीय, लीनियर। ठीक, यदि वॉल्यूम में होता तो, यदि आयतन में होता तो कहते हैं आप क्यूबिकल हो रहा है, यदि एरिया में होता तो, यदि क्षेत्रफल में होता तो कहते हैं कि क्षेत्रीय प्रसार हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या लगेगा, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या कहाएगा। ठीक है, तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, टेम्परेचर में। ठीक है, प्रति डिग्री मूल लंबाई पर डिग्री जो बेसिक जो आपका लेंथ है उसमें यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या कहिएगा। 220 का बताइए सभी लोग। जाहिर सी बात है, जब बात कर रहे हैं लेंथ का, जब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, लेंथ का, तो लीनियर का ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि लंबाई में बात कर रहे हैं, लेंथ में बात कर रहे हैं। यदि एरिया में बात करते इस तरह से, ये एरिया में यदि बात किया जाता तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाता, ये वाला हो जाता सुपरफिशियल, और क्यूबिकल यदि घन में यदि बात करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 221 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होती है। अब इसका इकाई आप लोग बताना है, आप लोग ध्यान रखिए, इसका इकाई जो होता है नंबर पर डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, नंबर पर डिग्री सेल्सियस, आ रहा है समझ में, नंबर पर डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए अब हम लोग आज के सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग आज के क्लास का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप लोग 10 क्वेश्चन ही कीजिए, लेकिन 10 क्वेश्चन को इतने बेहतरीन ढंग से कीजिए कि फिर वो क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसका एक उद्देश्य लेके हम लोग पढ़ते हैं, और दूसरी बात है कि उन चीज़ों को समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक आपको फिर मतलब भी नहीं बनेगा, क्लास फिर उतना देर करते हैं और बेकार का ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा, है कि नहीं, साथ साथ डाटा भी वेस्ट होगा। तो यही चीज़ है, तो क्लास ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। क्लास रेगुलरली कीजिए, अपने हर वीडियो में मैं कहता हूँ कुछ उद्देश्य होता है, इस वजह से कहता हूँ। चलिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बच्चे जो हैं क्लास करते हैं, और दूसरी बात है कि कुछ रेगुलर बच्चे हैं, उनसे उनके प्रति मेरा एक अलग सा थिंकिंग है कि वो लोग वाकई में जो है मेरे क्लास को जो एक तरह से कहें तो रेस्पेक्ट देते हैं, मेरे क्लास को आके देखते हैं, तो मुझे खुशी इस बात की, और उन बच्चों के लिए भी मैं मेहनत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 222 नंबर की ओर। तो व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर 2x लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, 2x लीनियर एक्सपेंशन को क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे बताइए, 222 नंबर का। इसका आंसर देखिए हो जाएगा 2x या फिर 2 इंटू, ओके 2 इंटू कहिए, या फिर 2x। अगर लीनियर में 2 से गुना कर दिया, लीनियर एक्सपेंशन का क्या बता रहे थे, लीनियर एक्सपेंशन में यदि होगा तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा, लेकिन जहाँ 2x दिख गया, 2x जहाँ दिख गया तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, किस में आता है,
साइड का स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो लेंथ इंटू लेंथ, मतलब उसी तरह से लीनियर इंटू लीनियर तो हो जाएगा एरिया, लीनियर इंटू लीनियर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो जाएगा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर सी। और यदि 3x हो जाएगा तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं होकर के यहाँ पे क्या हो जाता है 3, यदि x हो जाता 3x हो जाता, तब किस में हो जाता 3x, मतलब लेंथ इंटू लेंथ या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा आपका क्यूबिकल हो जाएगा, ऑप्शन चल जाता है डी। तो ये जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा नेक्स्ट जो सेशन है मेरा उसमें, और उसमें भी कुछ एक क्वेश्चंस और हैं आपका, जैसे कि हीट का जो है वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, उस हीट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग कराएं। अभी ये जो क्लास था इसमें आप लोग को मैं टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाया, जिसमें कि सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, इन सब का कन्वर्सन और ये सब बताया आप लोगों को, कन्वेंशन का, फिर आपका रेडिएशन, सब बारे में बताया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आप लोग पढ़िएगा कि हीट का जो न्यूमेरिकल्स है, हीट के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ओके, हीट के न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऊष्मा का जो आप लोग को मैथमेटिकल वाला जो क्वेश्चन आएगा उन सबको मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने समझाऊंगा, कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है तो, ठीक है। तो गाइज आज के सेशन का जो है हम लोग का यहीं पे समाप्त हो रहा है, पार्ट नंबर हम लोग का जो 14 था, और फिर हम लोग जो है अब कल इसी पे थोड़ा सा और रह गया है, उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। और कल का क्लास भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कैसे सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हीट से रिलेटेड तापमान जो आपका ऊष्मा है उससे रिलेटेड कैसे हम लोग क्वेश्चंस को, जैसे एक गर्म पानी है फिर उसको दूसरे गर्म पानी में मिलाया गया तो उसका क्या नेट कैलोरी कितना होगा, ये सब क्वेश्चन जो हम लोग सीखेंगे कल वाले क्लास में। तो कल का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, आप लोग समय से अपना सब कोई आ जाइएगा। मेरा जो क्लास है इस टाइम में आपका जो है आ जाता है 10 बजे, तो 10 बजे आप लोग सब कोई पहुँच जाइए, लेट मत किया कीजिए। लेट करते हैं तो क्या होता है, जब आप पहुँचिएगा तो उस जगह से देखिएगा, पहले का क्लास का जो भी बेसिक्स बताएं तो गया आपका काम से, इसलिए क्लास टाइम पे आ जाए कीजिए। और चीज़ें आप लोग को बहुत ही आप लोग को इस तरह से बताई जा रही हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप लोग क्लास से मजाक नहीं कीजिए, आप लोग क्लास कीजिए ढंग से, और चीज़ों को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों तक के पास पहुंचाइए, जो कि क्लास नहीं कर पा रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है उन तक भी ये बात पहुंचाइए। और कोई बच्चे यदि न्यू चैनल को जरूर देख रहे हैं तो जरूर चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें अन्य प्रकार की जो भी है इन्फॉर्मेशन वो भी दी जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो है इस तरह से पढ़ते रहिए मन लगा करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है क्लासेस को अच्छे से ढंग से कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खुद अपना नोट्स बना रहे हैं, अलग से कॉपी भी बनाए होंगे, और ये सब चीज़ें यदि कर रहे हैं आप लोग तो फिर सफलता फिर आप लोग के ज़रूर कदम चूमेगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और जाते जाते ज़रूर एक थंब एक ऊपर जरूर करके जाइएगा। चलिए फिर, धन्यवाद।